डियर फ्रेंड, फिर नया चैप्टर लेकर आए हैं। ये आपका चैप्टर नंबर 2 है जिसका नाम है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट और मैट्रिसेस ये दोनों को हम अलग अलग पढ़ लेते हैं। ठीक है, हालांकि दोनों काम आएंगे, ये दोनों जो हैं ये आपको काम आने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको लिख के बता देता हूँ कि पहला जो है ये चैप्टर नंबर 2 है, ये जो है आपका चैप्टर नंबर 2 है। और चैप्टर नंबर 2 में सबसे पहले तो ये डिटर्मिनेंट जो है उसको हम जान लेंगे, फिर उसके बाद मैट्रिसेस जानेंगे। बहुत सारे इंपॉर्टेंट है और ये आपको बहुत ही काम आएगा। ठीक है, खास करके अगर आप डिग्री में भी जाते हो तो अगर मैथमेटिक्स अगर सब्जेक्ट आता है तो उसमें भी बहुत हेल्प करेगा और बहुत जगह पे ये हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो डिटर्मिनेंट जानते हैं ये होता क्या है। ठीक है, ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है, इसको थोड़ा सा हम जानने की ट्राई करेंगे। ठीक है, ये है क्या। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट आपको मैं बता दूं कि जब हम 10th क्लास में सीखे थे कि लीनियर इक्वेशन को हम जो सॉल्व करते थे तो उसके बहुत सारे मेथड थे जो हमने सीखे थे। ठीक है, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन था ना 10th क्लास में, आपका ये 3rd चैप्टर है। ठीक है, तो NCERT के लिए तो उसमें हमने सीखे थे 4 मेथड ऑलरेडी हमने सीख लिए थे। उसके अलावा एक और ये मेथड है डिटर्मिनेंट मेथड, जिसका यूज करके हम उसकी जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिटर्मिनेंट वाला जो मेथड लेके आए वो ब्रिटिश मैथमेटिशियन थे कैली ने। ठीक है, कैली ने इसको इंट्रोड्यूस किया था कुछ अरेंजमेंट करके। तो ये किस तरीके से, देखिए इस तरीके से, जैसे कि ये आपका ये B, ये C और ये D। ठीक है, इस तरीके रहेगा। इसको सेकेंड ऑर्डर बोला जाता है। सेकेंड ऑर्डर क्या होता है वो चीज़ें भी मैं बता दूंगा। सेकेंड ऑर्डर, ठीक है, सेकेंड ऑर्डर का मतलब होता है, देखिए इसका ये जो रो है ये भी 2 है और कॉलम भी क्या है 2 है। इसके रो भी 2 है और कॉलम भी 2 है, मतलब इसको बोला जाता है ये रो, ये दूसरा रो। ठीक है, समझ में आ गया होगा। उसके बाद से ये कॉलम 1 और 2 कॉलम, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब भी डिटर्मिनेंट होगा तो इसका रो और इसका कॉलम ये 2 by 2, मतलब इसका कहने का मतलब है पहला ये रो का है और दूसरा ये कॉलम का है। तो ये जो इंडिकेट मैंने किया है रो और कॉलम सेम हो इस प्रकार के अरेंजमेंट। और इसमें जो A है, B है, C है, ये D है, ये सभी क्या हैं, रियल नंबर को बिलोंग करते हैं, रियल नंबर है। ठीक है, रियल नंबर। इमेजिनरी नंबर किसको बोला जाता है, जैसे ऐसे दे दिया -2, तो ये पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ये क्या है, ऐसा एक्चुअल नंबर पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए इसको इमेजिनरी नंबर बोला जाता है। और बाकी जो नंबर होते हैं वो सब रियल नंबर होते हैं। आपने पढ़ा होगा रियल नंबर में आपको बहुत सारे नंबर आ जाते हैं, जैसे रेशनल, इरेशनल, प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये सारे जितने भी नंबर आते हैं वो सब रियल नंबर में आ जाते हैं। ओके, तो ये तो सेकेंड ऑर्डर था। थर्ड ऑर्डर में होता, तो अगर थर्ड ऑर्डर में होता तो 3 by 3, मतलब इस तरीके से हम उसको लिख सकते थे, जैसे कि A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, मतलब ये क्या है 3 by 3 है। इसको क्या बोला जाता है, इस जो होता है इस टाइप का डिटर्मिनेंट जो होता है उसको थर्ड ऑर्डर बोला जाता है, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट बोला जाता है इस तरीके का। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट हैं कि इसके डिटर्मिनेंट में और भी कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो समझने हैं। फिर डिटर्मिनेंट ये निकालते कैसे, इसका ये भी आपको कॉन्सेप्ट सीखना है कि इसके डिटर्मिनेंट मतलब इसका सॉल्यूशंस कैसे हम निकालेंगे, इसके वैल्यू को कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हमें सीखना है। देखो जैसे ही मतलब कोई 10th क्लास में है, 11th में जो पढ़ते हैं ना, 11th क्लास में जाके पढ़ते हैं, तो 11th में और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं, लेकिन जो ये हम डिप्लोमा में पढ़ रहे हैं, ठीक है, डिप्लोमा ये फर्स्ट सेम का है सब्जेक्ट, तो इसमें जो हम पढ़ रहे हैं तो इसमें जो कॉन्सेप्ट है वही चीज़ उतना बताऊंगा कि ताकि उतना स्टडी करो। देखो बहुत वास्ट हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है ना, तो उसको याद रखना बहुत मतलब डिफरेंट हो जाता है, खास करके जो वीक स्टूडेंट है। तो मैं उतना ही बताऊंगा, उतने की ही आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके लिए एकदम आसान हो सकता है। सिर्फ अलग अलग क्वेश्चंस को लेके आपको प्रैक्टिस करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट सीखना है कि कैसे उसको सॉल्व करना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट को ध्यान में रखना है,
कि ताकि आपको आसानी से ऐसे जितने भी क्वेश्चन आए वो सॉल्व हो सके। हालांकि अगर आपने लॉगरिथम का देखा होगा, इसके प्रीवियस मैंने आई थिंक 11 से 10 वीडियोज बनाए हैं, ठीक है। अगर वो पूरे कॉन्सेप्ट को अगर आप अच्छे से देख लेते हैं और उससे रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी ये भी बताया था कि क्वेश्चन पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे, वो भी मैं बता रहा हूँ कि ताकि आपको समझ में भी आए। 4 पेपर का रिलेटेड क्वेश्चन बताया हूँ मैं, तो इसमें भी मैं बताऊंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले सारे कॉन्सेप्ट मैं सिखा दूंगा, क्योंकि जो सारे कॉन्सेप्ट सीख लेगा तो उसको पेपर को सॉल्यूशन करना आसान लगेगा, ठीक है। सबसे पहले तो क्वेश्चन लेके सॉल्व करेगा, नहीं आएगा तो मेरे वीडियो है, मेरे वीडियो से देख ही लेगा। तो ये थर्ड बाय थर्ड ऑर्डर है। अब यहाँ पर 2 चीजें और जाननी है, फिर डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करना है वो भी मैं बता दूंगा। इसमें भी देखो, ये आपका रो बता रहा है, ये रो बता रहा है, देखिए ये रो बता रहा है। ये जो कलर से मैंने बताया आपको, ये जो येलो कलर से बता रहा हूँ, ये सब क्या है, रो है। अब रो में पहले रो में देख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ ये R1, ये R2, ये R3, ये रो है, ठीक है। ये कॉलम C1, ये कॉलम C2, ये कॉलम C3। तो ये कॉलम C1 में देखो A1 B1 C1, कॉलम C2 में A2 B2 C2, कॉलम C3 में A3 B3 C3। रो में देखोगे तो रो में R1 रो में देखो A1 A2 A3 है, R2 में B1 B2 B3 है, R3 में C1 C2 C3 है। ये सब इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि ये रो में क्या है, कॉलम में क्या है, ये चीज़ें आपको पता चले, ठीक है। ये ऐसे जो पार्ट में दिए हैं ना, ये वाला, ये इसको कॉलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, ये जो पार्ट है ना, ये कॉलम है। ये जो ये आपको मैं ब्लू से जो बता रहा हूँ ये कॉलम है, ये जो बता रहा हूँ ये कॉलम है। जो येलो कलर से ये लाइनिंग बताया है वो रो है, ठीक है। तो जो डिटरमिनेंट होता है वो सेकेंड ऑर्डर में होगा, थर्ड ऑर्डर में होगा, फोर्थ ऑर्डर में होगा, फिफ्थ ऑर्डर में होगा। लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर में ही पढ़ना है, डिटरमिनेंट निकालना, ठीक है। इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं हम और कुछ और इम्पोर्टेंट इससे रिलेटेड हम पॉइंट समझते हैं। इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट पॉइंट 2 चीज़ें ये सीखना है कि ये माइनर क्या होता है, माइनर क्या होता है और कोफैक्टर क्या होता है। ये 2 चीज़ें पहले जान लीजिए, फिर आपको आगे मैं बताऊंगा कि डिटरमिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। माइनर क्या होता है एंड कोफैक्टर क्या होता है। ये माइनर और कोफैक्टर की अगर मैं बात बताऊं तो ये जो थर्ड ऑर्डर आपका डिटरमिनेंट है ना, उसी में आता है, ठीक है। थर्ड ऑर्डर जो डिटरमिनेंट होता है उसी में ये 2 माइनर और ये जो कोफैक्टर हैं ये पूछे जाते हैं, माइनर एंड कोफैक्टर। तो माइनर क्या होता है वो चीज़ें मैं बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर मैं सबसे पहले तो डिटरमिनेंट लिख लेता हूँ इस प्रकार से, A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3। ये जो मैंने A1 A2 A3 B1 B2 B3 लिखा है, C1 C2 C3 लिखा, इसकी जगह पे कोई रियल नंबर, ये सब रियल नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है, -1 हो सकता है, 2 हो सकता है, किसी का √2 हो सकता है, किसी का 5 हो सकता है, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। ये तो मैंने एक अलजेब्रिक फॉर्म में बताया, लेकिन कोई नंबर हो सकता है, ठीक है। अब इसमें मैं अगर पूछूं कि मुझे ये B2 का माइनर बताओ, यहाँ पे आपको B2 दिख रहा है, इसका माइनर बताओ, तो इसका माइनर जो होगा, यहाँ पर ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर किसी का भी कैलकुलेट करने के लिए बोले, किसी का भी अगर पूछ लेता है कि मुझे B2 का माइनर बताओ, या कोई भी वैल्यू दिया होगा उसका माइनर पूछेगा, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, कभी भी माइनर अगर लिखना होगा तो माइनर जो होगा ना वो 2/2 के ऑर्डर में होगा, सेकेंड ऑर्डर में लिखा जाएगा। तो कैसे वो लिखा जाएगा वो थोड़ा सा सीख लेते। देखिए ये B2 कहाँ पे है, तो उसके सामने का ये रो, जिस रो में आता है वो कैंसिल कर दो और जिस कॉलम में आता है वो कैंसिल कर दो, जो बचा वो आपका माइनर हो जाएगा। क्या बचा है, देखिए A1 बचा है और इधर A3 बचा है, इधर C1 बचा है, यहाँ C3 बचा है। ये जो है यहाँ पर आप लिख लोगे, क्या है ये, माइनर ऑफ किसका, B2। ये क्या है, माइनर ऑफ B2 है। दिस इज द माइनर ऑफ B2, ठीक है। तो माइनर ऑफ B2 इज A1 A3 C1 C3। अगर मैं वही चीज अगर यहाँ पे बोल दूं आपको कि अगर A1 का माइनर बताओ, A1 का माइनर यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर मैं इसका लिखने जाऊँ तो कैसे लिखेंगे, माइनर ऑफ A1
इज क्या होगा, माइनर ऑफ A1 क्या होगा, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ देखो A1 मतलब अगर मैं यहाँ पर बताऊँ A1 तो A1 वाला पोर्शन कंप्लीट करोगे तो देखो हाईलाइट करके मैं आपको दिखाता हूँ। देखो A1 यहाँ पर है तो A1 के साथ ये रो कैंसिल कर दो और इसका कॉलम कैंसिल कर दो तो बचे क्या, वही चीज़ें आ जाएगा। क्या क्या बचे हैं आपको दिख रहा होगा, एक तो B2 बचा है और ये B3, यहाँ पे C2, यहाँ पे C3, ये माइनर हो गया। किसका माइनर, A1 का, ये A1 है इसका माइनर ये हो गया। तो ये माइनर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोफैक्टर इसी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। कोफैक्टर अभी माइनर की वैल्यू भी बोल दे, अगर बोलो माइनर की वैल्यू कैलकुलेट करो तो इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं, फिर कोफैक्टर बता देता हूं। अगर मान लो ये तो माइनर आपने बता दिया, लेकिन इसके बाद अगर ये कह देता है कि इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ, तो वैल्यू कैसे कैलकुलेट करके बताओगे, तो इसका ध्यान से सुन लीजिए कि इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करके बताएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जब इसकी वैल्यू, जैसे ये B2, B3, C2, C3 है और इसकी वैल्यू पूछ लिया, सिर्फ किसका पूछा है, माइनर की वैल्यू चाहिए, ठीक है। ये जो A1 है उसका माइनर की वैल्यू क्या होगी, अगर ऐसे पूछ लेता है तो हमें सिंपल सा ये फंडा याद रखना है, ठीक है। ये फंडा याद रखना है कि ये जो ये वाला है, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो, फिर माइनस रखो और इसका मल्टीप्लिकेशन करके वैल्यू लिख दो। जैसे कि कैसे लिखेंगे, पहले यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसकी वैल्यू में B2 इंटू C3 माइनस लिख देंगे और ये B3 इंटू C2, B3 इंटू C2, ये उसकी सॉल्व कर दोगे। मान लो कोई वैल्यू रहा होगा, कोई वैल्यू यहाँ तो B2 इंटू C3 है, यहाँ माइनस B3 इंटू C2 आ गया। अगर मान लें इनके नंबर कोई होंगे तो ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन माइनस ये नंबर का मल्टीप्लिकेशन और आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये माइनर का है। इसी तरीके से अब कोफैक्टर निकालना है तो क्या ध्यान में रखना है, ध्यान से समझ लीजिए। कोफैक्टर अगर निकालना है तो क्या करेंगे, तो मैं ये माइनर तो आपको आसानी से समझ में आ गया, और नहीं आया तो एक बार थोड़ा सा रिपीट करके देखिए, रिपीट करके देखेंगे आपको, मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ जाएगा। और मैं जानता हूं कि आप लोग बहुत टैलेंटेड हो, आपको समझ में आ जाएगा। फिर भी नहीं समझ में आता तो एक बार कमेंट करके जरूर बोलें कि ये पॉइंट नहीं समझ में आता है, तो फिर से एक बार और रिपीटेड उसके ऊपर मैं और आसान करके समझाऊंगा। लेकिन नहीं समझ में आया तब बार बार 2-3 बार देखोगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये माइनर वाला पार्ट समझ में आ गया। अब मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कोफैक्टर। कोफैक्टर, अब कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, बहुत ही आसान है, बहुत देखो कोफैक्टर की भी वैल्यू हो सकती है। पहले कोफैक्टर क्या होता है वो चीजें मैं बता देता हूँ। इसमें माइनर वाला पार्ट आ ही जाता है, ठीक है। माइनर वाला पार्ट कोफैक्टर में शामिल है, और क्या इसके अंदर शामिल है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे आपका ये डिटर्मिनेंट है, लिख देता हूँ वही A1 थोड़ा सा बड़ा करके, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3, ये आपका डिटर्मिनेंट है। अभी डिटर्मिनेंट में मैंने ये पूछ दिया कि ये जो A2 है ना, इसका फैक्टर बताओ, A2 का फैक्टर बताओ। ध्यान से देखना, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, ये कॉलम 3 है, यहाँ पे R1 है ये रो, ये R2 रो है, ये R3 रो है, ठीक है। तो अब इसमें मुझे A2 का फैक्टर चाहिए, ठीक है। फैक्टर, कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर ऑफ A2 मुझे चाहिए। तो कोफैक्टर ऑफ A2 चाहिए तो यहाँ पे ध्यान देना, सबसे पहले -1 पे पावर लगेगा। अब पावर क्या लगेगा, -1 पे पावर, और फिर उसके आगे माइनर लगा लिख देना है, उसका माइनर, A2 का माइनर। पहले तो ये -1 पे पावर क्या होगा वो चीजें मैं देता है। ये कि कौन से रो पे है, रो कौन सा है, 1 पहले रो, और कॉलम में कौन से है, दूसरे कॉलम में, तो ये जोड़ दोगे तो 1 + 2 3, -1 पे 3 पावर मतलब माइनस होगा। अब यहाँ पर जो ये लिखना है ना माइनर, A2 का माइनर क्या होगा, अभी अभी मैंने समझाया। माइनर मतलब A2 मतलब इसके जो रो में आता है वो कैंसिल कर दो, और जिस कॉलम में आता है वो कैंसिल कर दो। तो बचा क्या, देखोगे तो क्या बचा है, देखिए B1 और B3 बचा है। यहाँ पे B1, यहाँ पे B3, यहाँ पे C1, यहाँ पे C3, समझ में आया। अब इसी को सॉल्व कर दोगे तो ये देखो -1 पे 3 पावर हो रहा है कि नहीं, और यहाँ पे B1, B3, C1, C3, ठीक है। अब -1 पे कभी भी ध्यान से समझ लेना मेरी बात को, -1 पे अगर ऑड पावर होगा, ऑड पावर मतलब ऑड किसको बोला जाता है, ऑड किसको बोला जाता है, यहाँ पे बता रहा हूँ ध्यान से, कहीं शॉर्ट में लिख लेना, ऑड किसको, ऑड नंबर किसको बोला जाता है,
जिस पे 1 पावर हो, 3 पावर हो, 5 पावर हो, 7 पावर हो, 9 पावर हो, 11 पावर हो, मतलब जिसके लास्ट में 1 हो, जिसके लास्ट में 3 हो, जिसके लास्ट में 5 हो, 7 हो, 9 हो, जिसके भी लास्ट में हो, वो ऑड नंबर होते हैं। और जो ऑड अगर पावर है, देखिए यहाँ पे ऑड पावर है 3, ठीक है, तो -1 का -1 ही होता है। समझ में आया? और यहाँ पर जो वैल्यू है B1, B3, C1, C3 ये रहेगा। और इस माइनर का सोल्यूशन करना तो आपको बता दिया। इवन नंबर आपको पता है ना, इवन नंबर जिसके भी लास्ट में 0, 2, खाली 0 अगर पावर होगा तो नहीं, हाँ 0 नहीं, किसी नंबर के बाद 0 हो तो लास्ट में बोल रहा हूँ ना, 0 हो, 2 हो, 2 नंबर किसी को तो चलेगा, 2 नंबर मतलब इवन नंबर में आता है, 4 आ जाता है, 6 आ जाता है, 8 आ जाता है, ये भी जिसके भी नंबर पर, जैसे 10 है तो 10 में देखो लास्ट में 0 होगा तो वो इवन में आ जाता है, तो इवन पावर होगा तो ये -1 का क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि इसके ऊपर पावर, अब इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो ये -1 तो है, ठीक है। अभी इसको जब हम सॉल्व करते तो मैंने आपको बताया था, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले करो, B1 C3 और बीच में माइनस ये फिक्स है, फिर ये B3 C1, इसको सॉल्व कर लो, -1 के मल्टीप्लिकेशन कर दो, आपका आ जाएगा। ये कोई नंबर होगा, नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, ये नंबर का नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन, फिर इस वाली वैल्यू में से इस वैल्यू को माइनस कर दोगे तो आपका इसका सोल्यूशन आ जाएगा। और इस सोल्यूशन का -1 के साथ मल्टीप्लिकेशन कर दोगे, मतलब जो सोल्यूशन आया है अगर वो माइनस है तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अगर प्लस है तो माइनस प्लस माइनस में आंसर आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में रखने हैं। तो 2 चीज़ें आपको पता चल गई, पहले तो आपको डिटरमिनेंट क्या होता है, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर क्या होता है, वो चीजें समझ में आ गई। सेकंड आपको माइनर समझ में आ गया, माइनर क्या होता है। थर्ड आपको को फैक्टर समझ में आ गया कि उसका को फैक्टर कैसे निकालना है। इसका एक और मैं आपको बता देता हूं, जैसे अगर मान लीजिए ये तो मैंने A2 का पूछा, को फैक्टर ऑफ A2 पूछा, अगर को फैक्टर ऑफ मान लो C3 पूछता, यहाँ पे C3 देखिए, ये C3 है, ये C3 है, तो अगर C3 अगर मैं पूछ रहा हूँ तो उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। फिर से एक बार और यहाँ पे लिख लेता हूँ, एक बार और मैं यहाँ पर डिटरमिनेट करके लिख लेता हूँ, A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3। अभी इसका मान लो कि मुझे को फैक्टर ऑफ C3 निकालना है, ये वाले का को फैक्टर निकालना है, किसी का भी निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। को फैक्टर ऑफ C3, अब को फैक्टर ऑफ C3 अगर निकालना है तो क्या करना है, पहले -1 पे पावर कितना लगेगा, देखो रो कौन से रो में, तीसरे रो में है, कॉलम तीसरे कॉलम में है, तो 3 + 3 कितना हो गया 6, और माइनर यहाँ पे लिख देंगे। माइनर क्या होगा, देखिए मैंने बताया माइनर क्या होगा, जिस रो में है वो रो पूरा कैंसिल, जिस कॉलम में है वो पूरा कॉलम कैंसिल, बचा क्या, वही माइनर है। क्या क्या है, वैल्यू लिख देंगे, क्या क्या है, एक तो A1 है, 1 मिनट, एक तो A1 है, A2 है, B1 है, B2 है, ठीक है। और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिखाया है, यहाँ -1 पे कितने पावर हो गए 6, और यहाँ पे क्या कर लोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, यहाँ पे क्या आ गया A1 B2 माइनस A2 B1, ये सॉल्व कर लो। -1 पे 6 पावर क्या हो जाता है, प्लस हो गया, और इसका सोल्यूशन कर लेंगे, A1 B2 माइनस A2 B1, ये सॉल्यूशन करके वैल्यू फाइंड आउट कर लोगे। बाकी तो इतना ही लिख दोगे ना, तो ये को फैक्टर हैं उसके, सिर्फ को फैक्टर पूछा हो, ये अगर मान लो ऑप्शनल में है और वैल्यू दिया तो इस तरीके से सॉल्यूशन करके आप उसकी MCQ जो क्वेश्चन होंगे उसके सॉल्यूशन आप बता सकते हो। तो ये चीज़ें आपको डिटरमिनेंट में समझ में आ गया, ठीक है। अब ये तो को फैक्टर और माइनर आपने सीखा। अब मान लीजिए जो डिटरमिनेंट दिया है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोले, उसकी वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोले तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो चीज़ें भी आप यहाँ पर सीख लीजिए, ठीक है। वो चीज़ें भी आसानी से सीख लीजिए कि ताकि आपको आसान हो सके। जैसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिए, ये क्वेश्चन पूछा है। अब ये क्वेश्चन क्या पूछा है, ऐसे बोला है कि फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू। अब ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन ये दिया है 4 3 -2 -1, ये सेकेंड ऑर्डर है, सेकेंड ऑर्डर है। अब इसका डिटरमिनेंट अगर आपको निकालना है, इसका सोल्यूशन आपको करना है, तो कैसे सोल्यूशन करेंगे, तो मैंने आपको बताया था कि क्या करते हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, पहले इसका मल्टीप्लिकेशन
फिर उसके बाद से माइनस रख के इसका मल्टीप्लिकेशन। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या है 4 इंटू -1, तो यहाँ पर ब्रैकेट में लिखना 4 इंटू -1 ब्रैकेट क्लोज, और माइनस तो ये फिक्स है ही है। फिर इस ब्रैकेट में 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 यही किया है ना मैंने। पहले क्या किया, इसका मल्टीप्लिकेशन किया, देखिए यहाँ पे लिख दिया। फिर उसके बाद से इसका मल्टीप्लिकेशन माइनस रखने के बाद इसका किया, दिख रहा है ना आपको, ठीक है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए इसको सॉल्व करते हैं तो ये देखिए 4 और -1 का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो देखिए 4 प्लस है और ये -1 है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है और 4 बन जाए 4, ये माइनस है, इसको अभी ब्रैकेट में ही रहने दीजिए। देखिए ये भी 3 प्लस है और ये -2 है, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस लिख दिया, 3 2 जा 6 लिख लीजिए। अब यहाँ पे देखिए ये ब्रैकेट जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर माइनस है और ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो जब इन दोनों में देखो ब्रैकेट के बाहर और ये इसके अंदर ये मल्टीप्लिकेशन में होते हैं, तो माइनस और माइनस का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो ये क्या हो गया प्लस, और ये 6 ब्रैकेट से बाहर आ गया। अब ये प्लस माइनस है, देखिए -4 है और ये +6 है, तो जब इनके बीच में मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो मल्टीप्लिकेशन नहीं है, तो ये जब प्लस और माइनस होता है तो हमेशा क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं, मतलब माइनस करते हैं। तो ये जो 6 है उसमें से ये 4 को क्या कर देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो बड़ा क्या है 6 है, तो 6 में से 4 को माइनस कर दिए तो कितना आ गया 2 आ गया, और ये बड़े वाले के साथ जो साइन है प्लस, तो प्लस हो गया, ठीक है। माइनस रहता अगर बड़ा वाला तो माइनस लगाते हैं, तो ये आपका उसका वैल्यू मिल गया, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करने होंगे। कुछ और क्वेश्चन ले लेते हैं, एक और क्वेश्चन देखिए, ये सॉल्यूशन तो मैंने यहाँ पे बता दिया, ये क्वेश्चन यहाँ से देख भी सकते हैं, ये इस तरीके से सॉल्यूशंस मैंने आपको करा के बता दिए हैं। एक और क्वेश्चंस यहाँ पर लेके मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक सेकेंड क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, और सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया हुआ वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ऐसे दिया है a+1 और ये a दिया है, यहाँ पर a दिया है और यहाँ पे a-1 दिया है, इस तरीके का दिया है, ठीक है। अब इसका सोल्यूशन अगर आपको निकालना, वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो वही टेक्निक अपनाना है। पहले इनका मल्टीप्लिकेशन कर लो, इन दोनों का, तो इनका मल्टीप्लिकेशन मतलब ब्रैकेट में लिख के करना है, a+1 और ये a-1, फिर ब्रैकेट क्लोज कर दो, फिर माइनस तो रहेगा ही और माइनस रहेगा, फिर बाद में दूसरा क्या है इसका मल्टीप्लिकेशन, माइनस रखने के बाद a और a का मल्टीप्लिकेशन, ये हो गया। फिर अभी इनको करो, इनको करोगे तो देखो आपको पता है कि a+1 और a-1, देखिए ये वाले कॉन्सेप्ट आ गया है। अगर ऐसा लिखा रहता है इस तरीके का a+b और एक ब्रैकेट में a-b, तो इसका क्या आ जाता है a² - b² आ जाता है। तो ये आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये आता ही है 7th 8th क्लास में, तो ये आपने सीखा ही है, ठीक है। तो यहाँ पर इसी फॉर्म में है ना ये वाला, तो कॉन्सेप्ट तो ये a+1 और a-1, तो मतलब पहले का स्क्वायर a का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा, और यहाँ पे माइनस देखो a इंटू a क्या हो जाएगा a² हो जाएगा। अब ये ब्रैकेट से बाहर निकाल देते हैं, तो ये देखिए a², ये -1 और इधर -a², तो देखिए a² यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर क्या है प्लस में है, और यहाँ पे क्या है माइनस में है। तो जब ये प्लस माइनस हैं, ठीक है, तो ये कट के 0 हो जाएंगे, बचा क्या सिर्फ -1, दिस इज द आंसर। तो ये वैल्यू इसकी कैलकुलेट करके आ गई। इस तरीके से आपको सॉल्व करने हैं, आसान है, बहुत ही सिंपल टेक्निक है। अगर आप मैक्सिमम प्रैक्टिस करते हैं तो ये आसान हो सकता है, और भी आसान हो सकता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तब जाके ये खास करके ना ये जो आंसर है यहाँ तक तो आप सॉल्व कर लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये आंसर लाना होगा, खास करके जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा हो तो ये आंसर लाने पड़ते हैं, ठीक है। सॉल्व करके फिर उसके बाद आपको लिखने होते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, एक और क्वेश्चन जैसे इस तरीके का क्वेश्चन है, थर्ड ले लेता हूँ। ऐसे क्वेश्चन पूछा है 2 + √3, यहाँ पे 1 + √2, यहाँ पे 1 - √2 और यहाँ पे 2 - √3, इस तरीके का दिया है। बहुत ही आसान, देखो आपको देखा ना तो बहुत ही मतलब कॉन्सेप्ट सिर्फ ध्यान में रखोगे ना तो आपको आ जाएगा। क्या करना है वही टेक्निक यूज करना जो मैंने आपको बताया कि पहले इनका मल्टीप्लिकेशन करो, इसका इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करो, तो पहले ब्रैकेट में क्या है 2 + √3 और ये वाला क्या है 2 - √3,
देख के ही आपको आइडिया मिल जा रहा। फिर माइनस रखना, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, इन दोनों का माइनस रखने के बाद तो एक बार 1 + √2 है और मल्टीप्लिकेशन है इसीलिए ब्रैकेट लगाया हूँ, दूसरा ब्रैकेट 1 - √2 है, ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, अब इन दोनों को अगर सॉल्व करना है तो देखिए ये वाले अगर पार्ट को देखते हो तो एक बार a प्लस है, एक बार a + b है, एक बार a - b। देखो a इसमें भी 2 पहले है, इसमें भी 2 और इसमें भी √3 है, इसमें भी √3। तो पहले का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर और माइनस √3 का स्क्वायर, और यहाँ माइनस, यहाँ पर भी वैसे ही है 1 + √2 है, 1 - √2। तो पहले 1 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 2 का स्क्वायर यहाँ पे 4 हो गया, और √3 का जब भी स्क्वायर करते हैं ना, रूट में अगर कोई वैल्यू है और उसका पावर 2 है तो रूट हट जाता है, सिंपल वैल्यू ये 3 हो गया, रूट हट जाएगा। रूट जो है पावर जो है वो देखो 2 पावर है और रूट मतलब 1/2 पावर, तो पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लिकेशन होता है तो 2/2 मतलब 1 पावर हो जाता है, तो 3 पे 1 पावर मतलब 3। और यहाँ पे क्या हो गया, ये 1 पे पावर कितना भी रखोगे 1 ही होगा, और माइनस देखो ये √2 है तो √2 पे ये 2 पावर है तो रूट कैंसल 2 आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करोगे पहले जो ब्रैकेट में 4 - 3 क्या हो गया 1 हो गया, माइनस ये 1 - 2 क्या होगा -1 होगा, 1 - 2 तो 2 में से 1 माइनस किया 1 आया, और 2 बड़ा है उसके सामने साइन क्या है माइनस, इसलिए माइनस रख दिया। अब ये ब्रैकेट से जब बाहर निकालोगे ये वाले 1 को तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया है, तो ये प्लस हो गया तो 1 + 1 क्या हो गया 2 हो गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए मैंने इसको सॉल्व कर दिया, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है लेकिन जो कॉन्सेप्ट बताया है, देखिए इसको सॉल्व करने सबसे बेस्ट है कि वीडियो देख रहे हो तो आपको नोटबुक लेकर बैठो, जितना करा रहा हूँ उतना करते जाइए। ठीक है, फिर एक बार रिवाइज कर लीजिए, और ऐसा करने से आपको एकदम आसान हो सकता है। ये मैथमेटिक्स जो सब्जेक्ट है एकदम आसान हो सकता है, एकदम इजी हो सकता है। तो इजी बनाना है तो आपको करना पड़ेगा, और जब आप करेंगे तभी आपके लिए आसान और इजी और परफेक्ट हो सकता है। एक क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद इस वीडियो को मैं एंड करूंगा। एक क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड भी क्वेश्चन ले लेते हैं, जैसे चौथा क्वेश्चन कैसा है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जैसे दिया है cos थीटा sin थीटा, यहाँ पे माइनस sin थीटा है और यहाँ पे cos थीटा है। करना वैसे ही है, इसकी वैल्यू सॉल्व करने का टेक्निक जो है वही टेक्निक हमें अपनाना है। और क्या है, पहले इसका दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो क्या हो जाएगा देखो cos थीटा इंटू cos थीटा, फिर माइनस है, फिर बाद में क्या है यहाँ पे sin थीटा है और इंटू माइनस sin थीटा। इसको ये वाला ब्रैकेट लगा लेते हैं क्योंकि इसके अंदर एक छोटा ब्रैकेट है। तो ये cos थीटा इंटू cos थीटा क्या हो गया cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब यहाँ पे माइनस ये sin थीटा और माइनस sin थीटा, तो ये क्या मल्टीप्लिकेशन है तो माइनस sin स्क्वायर थीटा हो गया। अब ये ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है अंदर भी माइनस है तो मल्टीप्लिकेशन होकर प्लस हो गया। यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा और प्लस sin स्क्वायर थीटा। और ट्रिग्नोमेट्री में इसका वैल्यू आपको पता है कि cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है 1। ट्रिग्नोमेट्री में आप पढ़े हैं, इसका आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से करने का टेक्निक बता दिया। अभी तो मैंने ये बताया आपको सेकेंड ऑर्डर का वैल्यू कैलकुलेट करना है। अगर सेकेंड ऑर्डर में दिया है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करना वो टेक्निक आपने सीख लिया है। नेक्स्ट वीडियोज में आपको थर्ड ऑर्डर में अगर कोई वैल्यू दी हुई है और उसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है तो कैसे कैलकुलेट करेंगे वो कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सिखाऊंगा। कई सारे न्यूमेरिकल लेकर करके बताऊंगा, ठीक है। और उससे रिलेटेड और भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको भी सॉल्व करके आपको मैं बताऊंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है नोटबुक लेकर अच्छे से पूरा नोट्स बना लीजिए। दूसरी बार अगर जब आप देखेंगे ना नोट्स बना हुआ रहेगा और दूसरी बार जब वीडियो देखेंगे तो एकदम कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। और फिर बाद में टेक्स्ट बुक लो और उसके न्यूमेरिकल ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल लो, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। प्रैक्टिस करो और मैच करो कि राइट है या नहीं है। अपने टीचर्स को दिखा के चेक करा सकते हो कि ये राइट किया है नहीं किया है। जो आपके फैकल्टीज पढ़ा रहे हैं
सॉल्व करो बहुत सारे क्वेश्चन को, उसका पीडीएफ बनाओ और सर को भेजो और सर चेक करके बताइए राइट है या रॉन्ग है। तो इस तरीके से आपका प्रैक्टिस भी होगा, क्योंकि मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है कि प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट बनोगे। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर तो सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, लेकिन आपको अदर क्वेश्चंस लेके भी प्रैक्टिस करना है, तब जाके आपको फील आएगा, तब जाके आपको लगेगा कि हाँ मुझे आ गया। नहीं तो मैं यहाँ समझा तो रहा हूँ तो आपको समझ तो आ रहा है, लेकिन जब तक नए क्वेश्चन को आप खुद से नहीं कर पाओगे तब तक आपको फील नहीं आएगा, तब तक आपको लगेगा नहीं कि मुझे आ गया। ये लगेगा कि समझ तो आ गया है, लेकिन जब नए क्वेश्चंस लेकर आप खुद से कर लेते हो तब आपको लगेगा कि यस आई कैन डू एवरी क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।